नमस्कार, मैं मधुचंदा चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के सामने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ बोलूँगी। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ये क्या है? जनरलाइज्ड मतलब हमेशा, एंजाइटी मतलब घबराहट। सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब हमेशा एक घबराहट सा महसूस करना, हमेशा एक चिंता सा महसूस करना। और ये जो चिंता होता है वो अक्सर ऐसा चिंता होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मेरे लाइफ में कुछ खराब होने वाला है, इस तरह का चिंता आना। ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ये एक बहुत कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। हर 100 में से 5 व्यक्ति को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है। तो एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है। ओकेशनली हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को लेके एंजाइटी हो जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। जैसे फ्यूचर में मेरा जॉब क्या होगा, ठीक है, फिर मेरा बच्चे का एडमिशन कहाँ पे होगा, मैं अगर फैमिली में कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको लेके एंजाइटी। तो इस तरह से कभी कभी एंजाइटी हो जाना ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। पर यही एंजाइटी अगर हर छोटे छोटे बात को लेके होना शुरू हो जाए तो हर ऐसा छोटा छोटा बात लेके अगर एंजाइटी होना शुरू हो गया, घबराहट होना शुरू हो जाता है, हम लोग नर्वस फील करना शुरू कर देता है, तो हम उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और इस तरह का चीज़ को लेके हम लोग घबराना शुरू कर देता है, जिस तरह का चीज़ को लेके घबराने की कोई कारण ही नहीं होता, वो एकदम छोटा चीज़ होता है। मान लीजिए जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मम्मी को घबराहट हो रहा है, सास ससुर ने कुछ बोल दिया तो घबराहट हो रहा है, पति पत्नी में कुछ भी अनबन हो गया जो नॉर्मल सी चीज़ है उससे घबराहट हो रहा है, बच्चे ट्यूशन से आने में थोड़ा 5 मिनट लेट क्यों ना हो गया, मम्मी को घबराहट होना शुरू हो गया, पति फ़ोन नहीं उठा रहा है तो घबराहट शुरू हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा हर चीज़ जिससे घबराने का या तो एंजाइटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तो छोड़िए, अगर पड़ोसी के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो इधर मुझे घबराहट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का छोटा छोटा चीज़ से जिसका कोई वजह नहीं होता घबराने की, ये सारी चीज़ों से अगर हम लोगों में अंदर एंजाइटी शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये जो एंजाइटी होता है वो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम हमारी डे टू डे लाइफ का कोई भी एक्टिविटी में नहीं कर सकते, कुछ फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये एंजाइटी, ये जो चीज़ होता है, ये घबराहट की वजह से क्या होता है, हम चिड़चिड़ापन सा महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर अगर किसी को है तो हम कैसे पहचान पाएंगे, क्या है इसका लक्षण? ठीक, तो इसका मेनली कुछ शारीरिक लक्षण होता है और कुछ मानसिक लक्षण होता है। शारीरिक लक्षण में जैसे कि गला सूख जाता है, ठीक है, निवाला गले से निगलने में कठिनाई हो जाता है, चेस्ट में बहुत पेन शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि चेस्ट में अभी हार्ट अटैक होने वाला है, लूज मोशन शुरू हो सकता है, फिर ब्रीदिंग का डिफ़िकल्टी होना शुरू होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, किसी को ओवर ब्रीदिंग होना शुरू हो जाता है, जैसे इस तरह से सांस लेना शुरू कर देता है। पल्पिटेशन हो सकता है, पल्पिटेशन मतलब दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और अपने दिल की धड़कन अपने कानों से ही सुनाई देता है, इतना ज़्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का अर्जेंसी हो सकता है, पेट बहुत भारी भारी फुला फुला सा महसूस करेगा, पूरा दिन ऐसा लगता है पेट में कुछ जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है और पेट बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है, हाथ पैर एकदम कांप सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, मुंह एकदम लाल हो सकता है, फ्लश हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ऐसा ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी मुझे वोमिटिंग हो जाएगा, पर वोमिटिंग होता नहीं है। ठीक, रात में नींद नहीं आना, ठीक है, डरावना सपना देख के अचानक से नींद से जाग जाना। तो ये सारा शारीरिक लक्षण क्या होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में पाया जाता है। अब ये जो सारा शारीरिक लक्षण होता है, तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हमको छट करके ये मतलब पता नहीं चलता कि एंजाइटी की वजह से होता है। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और सारा जांच कराते हैं। जैसे मान लीजिए चेस्ट में दर्द हो रहा है तो हम लोग ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुँह फुला फुला सा लग रहा है, या तो बहुत जलन हो रहा है, तो हम लोग एंडोस्कोपी वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी फिजिकल सिम्टम्स मैंने बोला, हर किसी के लिए हम लोग जांच कराते हैं, और जांच करने के बाद, टेस्ट करने के बाद क्या आता है, सबका रिजल्ट नॉर्मल आता है। तो फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि यार सबका रिजल्ट नॉर्मल आ गया, तो क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सब चीज़ जांच करने के बाद भी अगर हम लोगों को सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो ये सारा सिम्टम्स आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। हर वक्त एक बेचैनी सा रहता है मन में, इरिटेबिलिटी सा रहता है, रेस्टलेसनेस सा फील होता है, और छोटा आवाज़, एकदम धीरे भी कुछ आवाज़ आसपास में सुनाई देता है तो घबराना शुरू हो जाता है, घबराहट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई भी काम में, पढ़ाई में, कोई भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हमेशा मन में कुछ ना कुछ, दिमाग में चिंताएं चलते रहते, और ऐसा चिंता चलते रहते हैं, ऐसा चिंता जो कभी होने का पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, और या तो बहुत कम है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर मुझे एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मुझे एक्सीडेंट होने के बाद मैं मर गई तो, अगर ये हो गई तो, अगर एक के बाद उसके बाद वो हो गई तो, इस तरह का कुछ मतलब बेफजूल का जो चिंता है दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जिसका होने का चांसेस बहुत कम या तो होता ही नहीं है, ठीक है। बच्चों में अगर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो आप लोग एक चीज़ को देख के ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे का जो पढ़ाई का जो परफॉर्मेंसेस होता है स्कूल में या तो स्पोर्ट्स में, वो सारी चीज़ का जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो लोग किसी भी पढ़ाई में या तो कोई भी चीज़ में मतलब बहुत टाइम तक या तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये सारा लक्षण कुछ होता है जिससे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं। अभी क्यों होता है ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका भी कुछ कारण होता है। पहला जो है वो तो है जेनेटिक कॉजेस, मतलब अगर हमारे परिवार में मम्मी पापा या तो हमारी फर्स्ट डिग्री कोई भी रिलेटिव्स को एंजाइटी या तो फिर डिप्रेशन, इस तरह का कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो बच्चों में ये एंजाइटी डिसऑर्डर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स। ये हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा केमिकल्स है जैसे पाया जाता है कि एंजाइटी के लिए गाबा और सीरोटोनिन नाम की दो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके जो मात्रा है कम होने के वजह से हम लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर दिखाई देता है। तीसरा जो है वो है हमारा एनवायरमेंटल कॉजेस, मतलब हमारी चार तरफ का एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है हमको एंजाइटी डिसऑर्डर ग्रो करने में, होने में। मान लीजिए हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, या तो हम लोग छोटे से जिन लोगों के साथ पले हैं, बड़े हैं, उन लोगों में अगर छोटे छोटे बात में एंजाइटी होने का चांसेस है, या तो एंजाइटी हो जाता था वो लोग छोटे छोटे बातों में, तो वो सारी चीज़ देख देख के ना हम लोगों के में अंदर में वो चीज़ आ जाता है और हम लोग भी छोटे छोटे चीज़ों में एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं। चौथा जो कारण होता है वो है अगर हमारे लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, कुछ भी पेनफुल सिचुएशन से अगर हम लाइफ में गुजरते हैं, ठीक है, और वो पेनफुल सिचुएशन जो है वहाँ से हम लोग उभर नहीं पाते, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस सिचुएशन को हम भूल नहीं पाते, तो उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं
और उस चीज़ से रिलेटेड हम लोगों को एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है। कैसे? ऐसे जैसे मान लीजिए आप किसी दिन कॉलेज में बैठे हो, आपकी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, अचानक से आपकी दोस्त की मोबाइल पे एक फ़ोन आया, उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी पापा को हार्ट अटैक हो गया। तो इस सिचुएशन को आप क्या करेंगे? ये एक पेनफुल सिचुएशन है। इस सिचुएशन को आप अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे और तब से आपका घबराहट होना ये शुरू हो जाएगा। जब भी कोई फ़ोन आता है घर से, या तो मम्मी पापा से, या तो घर घर मतलब घर के रिलेटिव से, आपको एक घबराहट सा होना शुरू हो जाए। क्या मेरे पापा ठीक तो है, मेरी मम्मी ठीक तो है, मेरे पापा को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, मेरा मम्मी को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? तो इस तरह का घबराहट होना आपको शुरू हो जाता है। या तो फिर आप रास्ते से जा रहे हो और आपकी आंखों के सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको घबराहट होना शुरू हो जाता है। कल मेरे बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो उसको भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, वो उसका भी तो कुछ मेजर इंजरीज हो सकता है। इस चीज़ को लेके आपको घबराहट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हो, आपका शादी हुआ है, ठीक है, तो आपका सास हर एक छोटी मोटी बात के लिए आपको टोकता है, हर एक काम के लिए आपकी जो सास है उसमें कमियां निकालते हैं। तो क्या होता है, आपका जो अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो टूट सा जाता है। और अब जब भी कोई काम करने जाओगे आगे से, आपको घबराहट सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्या अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ये ठीक तो हो रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरी सासू माँ मुझे डांट तो नहीं देगा? इस तरह से घबराहट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आप जो भी काम करते हो ऑफिस में, जो जो आपका सीनियर है या तो जो आपका बॉस है, उन लोगों के पास वो काम लेके जाते हो, तो हमेशा आपका बॉस क्या करता है, आपकी इस काम को नहीं हुआ है या तो फिर बहुत नेगेटिव फीडबैक देके आपको भेज देता है। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बॉस या तो आपका सीनियर आपको कोई भी काम देता है या तो बुलाता है, तब आपको घबराहट सा महसूस होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या गलती कर दिया, क्या काम देगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं? इस तरह से आपको घबराहट सा शुरू हो जाता है। अगर बच्चे ने 2-3 छींके क्या मार दिया, आपको घबराहट सा होना शुरू हो जाता है, कहीं मेरे बच्चे को कोविड-19 तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हर छोटी छोटी बात को ना वो अपने साथ रिलेट करके घबराहट शुरू हो जाता है। ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये कभी कभी डिप्रेशन के साथ एक साथ भी एसोसिएट होके, कोरिलेट होके हम लोगों को एक ही इंसान में पाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी ये सवाल है, क्या ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या ये ट्रीटेबल है? तो हाँ, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा बात है कि अगर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कुछ ऐसा, अगर आप घर में रह के अपने आप को कुछ इस तरह से हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प कर सकते हो वो मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो है आपका चिंता। मन में हमेशा कुछ चिंता रहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। इस तरह का चिंता हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी दिमाग को बिजी रखना है। किसी ना किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग को बिजी रखना है। आपके दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ोगे तो वही चिंता बार बार आ जाएगा। बिजी कैसे रखना है, जैसे मान लीजिए आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो कर सकते हो, उस चीज़ में बिजी रह सकते हो। आपको अगर मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देख सकते हो। आपको अगर बुक्स पढ़ना पसंद है आप बुक्स पढ़ सकते हो। आपको अगर शॉपिंग पसंद है तो आप शॉपिंग कर सकते हो। अभी अगर लॉकडाउन सिचुएशन में आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन में आप शॉपिंग साइट खोल के देखो, तो वहीं से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए। जो शॉपोहोलिक होता है, एटलीस्ट देखने से ही उन लोगों को आधा खुशी मिल जाता है। या तो फिर आप अगर हाउस वाइफ हो तो आप नया नया रेसिपी ट्राई करो, क्या रेसिपी बना सकते हो, इस तरह से क्या इंटरेस्टिंग रेसिपी आज बना सकते हो। अगर आपके पास बच्चा है, आप बच्चे की मम्मी हो, तो आप बच्चे पे ध्यान दो, क्या नया टेक्निक सिखाओगी आज बच्चों के लिए, क्या इनोवेटिव कर सकते हो आप। इस तरह से आप सोचो, अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है, ताकि वो सारा चीज़ जो चिंताएं दिमाग में चलता रहता है वो ना आ पाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ज़्यादा असरदार होता है एंजाइटी रिड्यूस करने में, वो है प्राणायाम। कोई भी तरीका का रिलैक्सेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा
असरदार होता है, हेल्पफुल होता है आपकी जो एंजाइटी लेवल है उसको रिड्यूस करने में। आप प्राणायाम कर सकते हो, आप कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक जो आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। ये सारा जो टेक्निक है, ये सारा टेक्निक में क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो डोपामाइन लेवल है और जो गाबा का लेवल है वो इंक्रीज होता है। अभी डोपामाइन क्या करता है, डोपामाइन हमको खुश रहने में मदद करता है और गाबा जो है वो हमारी मतलब दिमाग को, मन को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ है हमारा एंजाइटी को रिड्यूस करने में। मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर कुछ भी नहीं आ रहा है योगा या तो रिलैक्सेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप प्राणायाम ज़रूर करें। मैं 5 प्राणायाम के नाम बोलूँगी। अगर आप ये 5 बेसिक प्राणायाम हर रोज़ करते हैं तो आपको ज़रूर 2 to 4 वीक्स में कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका जो एंजाइटी लेवल है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो कौन सा 5 बेसिक प्राणायाम है? पहला है भस्त्रिका, सेकंड है कपालभाति, थर्ड है अनुलोम विलोम, फोर्थ है ब्राह्मणी एंड फिफ्थ है ओम का चैंटिंग। ये 5 जो जैसे मैंने सीक्वेंस में बोला है इसी सीक्वेंस में आपको करना है। पहले आप 10 से 15 मिनट ट्राई कीजिए, ठीक है। हर एक जो प्राणायाम है इसको 2 to 3 मिनट की साइकिल में आप लोग ट्राई कीजिए। धीरे धीरे आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए, ठीक है। तो आप खुद फील करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आपके मन में कितना शांति महसूस कर रहे हो आप। धीरे धीरे ये रेगुलर करते करते आप खुद 15 से 20 मिनट तक हर रोज, उससे भी ज़्यादा आगे चलते चलते ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। आप खुद फील करोगे नहीं 5 मिनट और कर लेते, 10 मिनट और कर लेते, इतना शांति महसूस होता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि प्राणायाम अगर आप लोग कर रहे हो तो आप 2 to 4 वीक्स या तो किसी किसी को उससे पहले भी बहुत ज़्यादा आप लोग रिलैक्स फील कर सकते हो। आप लोग कैसे फील कर रहे हो ये प्राणायाम करके ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो तीसरा, अगर ये सारा जो टिप्स मैंने बोला है एंजाइटी रिड्यूस करने का, ये अगर इससे भी एंजाइटी आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको ऑफ कोर्स साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, प्रोफेशनल हेल्प लेना है और मेडिसिन स्टार्ट करना है। और उसके साथ साथ आप काउंसलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। एंजाइटी डिसऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा असरदार काउंसलिंग टेक्निक पाया गया है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये लॉन्ग टाइम में हमारा जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, जो थेरापिस्ट होता है वो जो पेशेंट होता है उसको क्या करता है, उसका जो वरिंग वाला थॉट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और वो सब जो थॉट है उसको पॉजिटिव हेल्थी थॉट में किस तरह से रिप्लेस करना है इस चीज़ में गाइड करता है। तो ये तो था हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यही है ट्रीटमेंट। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज मिला है तो मैं मानूंगी कि ये मेरा वीडियो जो है बनाना ये सक्सेसफुल रहा है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिला है तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाए और अपने आप को हेल्प कर पाए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस करके दे सकती हूँ।